मैं सुमन हूँ। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कोई बनी बनाई कहानी नहीं है। ये मेरे जीवन का वो गहरा घाव है जो वक्त के साथ शायद ऊपर से सूख गया है, लेकिन उसका निशान आज भी मेरी रूह को जलाता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि एक साधारण सी लड़की की जिंदगी में भला ऐसा क्या हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए, मेरे साथ जो हुआ उसे सुनने के बाद शायद आपका इंसानियत पर से भरोसा उठ जाए। मेरी जिंदगी की शुरुआत ही एक तूफान से हुई थी। बहुत छोटी उम्र में, जब मैंने दुनिया को ठीक से समझा भी नहीं था, तभी मेरे सिर से माँ बाप का साया उठ गया था। उस उम्र में अनाथ होने का दर्द क्या होता है, ये शायद शब्दों में बता पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी क्योंकि मेरे पास मेरी दीदी थी। दीदी, ये शब्द मेरे लिए सिर्फ एक रिश्ता नहीं है। दीदी ही मेरी माँ, मेरे पिता और मेरी पूरी दुनिया थी। माँ पापा के जाने के बाद दीदी ने अपनी पूरी जिंदगी मुझे संवारने में लगा दी। अपनी पढ़ाई, अपने शौक, यहाँ तक कि अपनी जवानी, सब कुछ त्याग दिया सिर्फ इसलिए कि मैं पढ़ लिख सकूं। दीदी ने शादी नहीं की। आस पड़ोस के ताने, रिश्तेदारों की चुभती हुई बातें, सब कुछ उन्होंने हंसते हुए सहा। उनका बस एक ही मकसद था, सुमन एक काबिल इंसान बने, सुमन खुश रहे। जब मैं बड़ी हो रही थी तब मुझे दीदी के इस त्याग की गहराई समझ नहीं आती थी। आज समझती हूँ कि दीदी ने अपने जीवन के सुख का दिया बुझाकर मेरी जिंदगी को रोशन किया था। कॉलेज खत्म होने के बाद दीदी को बस मेरी शादी की चिंता थी। वो चाहती थी कि मैं एक ऐसे घर में जाऊं जहां मुझे रानी बनाकर रखा जाए। दीदी के उसी सपने को पूरा करने के लिए हमारी जिंदगी में विकास आया। दिखने में किसी राजकुमार जैसा, अमीर खानदान, अच्छी नौकरी, सब कुछ एकदम परफेक्ट। जब विकास का परिवार मुझे देखने आया तो उनके व्यवहार से लगा जैसे वो मुझे बहू नहीं, बेटी बनाने आए हैं। विकास को पहली बार देखने का वो पल मुझे आज भी याद है। शांत, सभ्य और कम बोलने वाला लड़का। दीदी बहुत खुश थी। विकास का नाम, उसका खानदान, सब कुछ दीदी को भरोसा दिला रहा था। बहुत धूमधाम से हमारी शादी हुई। शादी के दिन बनारसी साड़ी, गहनों से लदी और आंखों में हजारों सपने लिए जब मैं मंडप में बैठी थी तो बार बार दीदी का चेहरा देख रही थी। दीदी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी जिम्मेदारी पूरी हुई, अब उनकी बहन राज करेगी। लेकिन हम में से कोई नहीं जानता था कि उस शादी की शहनाई के पीछे मेरी जिंदगी की एक भयानक त्रासदी छिपी बैठी थी। ससुराल में कदम रखने के बाद पहले कुछ दिन तो सपने जैसे थे। नया माहौल, नए लोग, मेरी सासू माँ, ससुर जी, ननद, सब मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे लगा मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। मेरे मन में तब हजारों रंगीन सपने थे। पति का प्यार मिलेगा, मैं खुद को उन पर वार दूंगी। हर नई दुल्हन की तरह मेरे भी कुछ अरमान थे। पति का साथ पाने के लिए मैं भी बेकरार थी। लेकिन शादी की पहली रात यानी सुहाग रात से ही मेरे सपनों के कांच टूटने शुरू हो गए। उस रात के 1 बज रहे थे। मैं सज धज कर बिस्तर पर विकास का इंतजार कर रही थी। कमरे में फूलों की महक थी, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं। काफी देर हो गई थी, पर विकास का कोई अता पता नहीं था। अचानक दरवाजे पर आहट हुई। मैंने घूंघट खींच लिया, लेकिन कमरे में जो आया वो विकास अकेला नहीं था। विकास के कंधे को सहारा देकर उसे कमरे में लाया था उसका जिगरी दोस्त राहुल। विकास की हालत देखकर मैं सहम गई। वो शराब के नशे में इतना धुत था कि अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। राहुल ने उसे बिस्तर पर लिटाया और मेरी तरफ देखकर एक फीकी हंसी हंसा। बोला, भाभी बुरा मत मानना, आज दोस्तों के चक्कर में विकास ने थोड़ी ज्यादा पी ली है। वो असल में अभी शादी के मूड में नहीं था। मैंने ही जबरदस्ती उसे राजी किया था, लेकिन सुहागरात के लिए उसे तैयार नहीं कर पाया। आई एम सॉरी। राहुल चला गया। मैं पत्थर की मूरत बनी बैठी रही। जिस पति के लिए मैंने इतने सपने बुने थे, वो अपनी जिंदगी की पहली रात मेरे साथ नहीं, नशे में गुजार रहा था। मेरे मन में एक सवाल कांटे की तरह चुभने लगा। क्या विकास मुझे पसंद नहीं करता? तो फिर उसने शादी क्यों की? वो पूरी रात मैंने जाग कर काटी। विकास के बगल में लेटकर भी ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बीच मीलों की दूरी है। सुबह उठकर विकास ने मेरे साथ सामान्य होने का नाटक किया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बस एक अजीब सी बेरुखी थी। दिन बीतते गए और मेरी हताशा बढ़ती गई। विकास मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता था।
मैं जितनी कोशिश करती उसके करीब जाने की, वो उतना ही दूर भागता। रात में जब मैं उसके पास जाती, उसका हाथ थामती, तो वो चिढ़कर करवट बदल लेता। कभी कभी मैं बेशर्म होकर उसे गले लगा लेती, उसके प्यार के लिए गिड़गिड़ाती, लेकिन वो जैसे पत्थर की मूरत था। यहाँ तक कि जब मैं नहाकर गीले बालों में उसके सामने जाती, तब भी उसकी पलक तक नहीं झपकती। एक स्वस्थ जवान मर्द अपनी नवी नवेली पत्नी के प्रति इतना ठंडा कैसे हो सकता है, ये मेरी समझ से बाहर था। मैं आईने के सामने खड़ी होकर खुद को कोसती। मेरा रूप, मेरी जवानी, क्या सब बेकार है? क्या मुझ में कोई कमी है? ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। मैं घुट रही थी, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। दीदी को बताती तो वो दुखी हो जाती, इसलिए उनसे झूठ बोलती रही। फोन पर कहती, दीदी मैं बहुत खुश हूँ, विकास मुझे बहुत प्यार करते हैं। फोन रखकर मैं बाथरूम में शावर चलाकर खूब रोती। जब मेरे सब्र का बांध टूट गया तो एक दिन मैंने सासू माँ को सब सच बता दिया। मुझे लगा वो मुझे समझेंगी, अपने बेटे को डांटेंगी, लेकिन उनका जवाब सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी बात सुनकर उल्टे मुझे ही कोसने लगी। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, अरे तुम कैसी औरत हो, अपने पति को पल्लू से बांधकर नहीं रख सकती? तुम्हारे इस रूप रंग का क्या अचार डालेंगी? पति को खुश रखना पत्नी का काम है। अगर तुम उसे सुख नहीं दे पाओगी तो वो दूर जाएगा ही। अपनी काबिलियत बढ़ाओ बहू, मेरे बेटे में नुक्स मत निकालो। मैं हैरान होकर उन्हें देख रही थी। वो तो एक माँ है, क्या उन्हें अपने बेटे की कमी नहीं पता, या जानकर भी अनजान बन रही हैं? ससुर जी और ननद भी वही भाषा बोलते, जैसे सारा दोष मेरा ही हो। ये मानसिक अत्याचार मेरे आत्मविश्वास को चकनाचूर कर रहा था। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मुझे लगा शायद हमारी दोस्ती ठीक से नहीं हुई है, इसलिए एक रात मैंने विकास के पास बैठकर कहा, विकास सुनो, पति पत्नी बनने से पहले हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें समझूंगी। तुम मुझसे इतना दूर क्यों भागते हो? मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विकास गुस्से से लाल हो गया। बिना कोई जवाब दिए वो कमरे से बाहर चला गया और उस रात घर नहीं लौटा। ऐसे ही दिन कट रहे थे। मेरा शक गहरा होता जा रहा था। क्या विकास किसी और से प्यार करता है? क्या किसी और लड़की के साथ उसका चक्कर है? इस वजह से वो मुझे छूना नहीं चाहता? एक रात विकास फिर नशे की हालत में घर आया। उसे देखकर लग रहा था वो बहुत परेशान है। वो चुपचाप लेट गया। थोड़ी देर बाद उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम आया, माय लाइफ। मेरा दिल जोर से धड़का। इतनी रात को माय लाइफ नाम से किसका फोन आ सकता है? जरूर कोई प्रेमिका होगी। मुझे यकीन हो गया कि विकास की जिंदगी में कोई और है। फोन उठाने की हिम्मत तो नहीं हुई, लेकिन शक की आग ने मुझे जलाना शुरू कर दिया। अगली सुबह मैं बेचैन हो उठी। मैंने विकास के सबसे करीबी दोस्त राहुल से मिलने का फैसला किया। मैंने राहुल को चुपके से एक कैफे में बुलाया। राहुल के आते ही मैंने सीधे पूछा, राहुल भैया, तुम तो विकास के बारे में सब जानते हो, सच सच बताओ, क्या विकास का किसी और लड़की के साथ चक्कर है? वो मुझे बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाता? राहुल मेरी बात सुनकर पहले थोड़ा चौंक गया, फिर बड़े विश्वास के साथ बोला, भाभी तुम गलत सोच रही हो। मैं 100% गारंटी देता हूँ, विकास की जिंदगी में कोई लड़की नहीं है, न पहले थी न अब है। तुम ही उसकी जिंदगी की पहली औरत हो। मैंने कहा, तो उसके फोन में माय लाइफ नाम से किसका नंबर है? कौन उसे रात को फोन करता है? ये सुनते ही राहुल अचानक भड़क गया। उसने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, छी भाभी, तुम अपने पति पर शक कर रही हो, उसका फोन चेक करती हो। विकास तुम्हारी इतनी इज्जत करता है और तुम उसकी जासूसी कर रही हो? छी, मैंने नहीं सोचा था तुम इतनी छोटी सोच की होगी। राहुल बिना जवाब दिए वहां से चला गया। मैं बेवकूफों की तरह बैठी रह गई। तो क्या मैं ही गलत हूँ? क्या मैं ही फालतू में शक कर रही हूँ? घर लौटने के कुछ दिन बाद एक अजीब घटना हुई। विकास अचानक एक दिन मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसका वो रोना देखकर मेरा सारा गुस्सा पिघल गया। लगा वो बहुत तकलीफ में है। मैंने उसे संभाला। उस रात शादी के करीब 1 महीने बाद पहली बार विकास ने मुझे छुआ। हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता बना। मैंने सोचा, चलो शायद अब सब ठीक हो गया, विकास शायद अपनी किसी उलझन से बाहर आ गया है। मैंने नई जिंदगी के सपने देखना शुरू कर दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो खुशी बस पल भर की थी, या यूं कहूं वो एक आने वाले तूफान की आहट थी। करवा चौथ का दिन था। दीदी के घर के रिवाज के मुताबिक मैंने भी पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखा था। दिन भर भूखी प्यासी मैं चांद का इंतजार कर रही थी।
रात को जब चांद निकला हम सब छत पर गए। मेरी सास, ननद, विकास सब वहीं थे और साथ में था विकास का वो जिगरी दोस्त राहुल। पूजा की थाली हाथ में लेकर मैं चांद को देखने के बाद जब विकास की तरफ मुड़ी तो मेरी आंखों के सामने जो मंजर था उसे देखकर मेरे हाथ से थाली धड़ाम से नीचे गिर गई। मुझे लगा मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है, आसमान मेरे सिर पर टूट पड़ा है। मैंने देखा विकास अपने दोस्त राहुल के पैरों में झुककर उसे प्रणाम कर रहा है, ठीक वैसे जैसे एक पत्नी अपने पति को करती है। और उसके बाद विकास ने राहुल का हाथ अपने सीने से लगाकर कहा, राहुल, मैं अब और नाटक नहीं कर सकता। ये झूठी जिंदगी अब मुझसे नहीं जी जाती। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। इस समाज के डर से, माँ के दबाव में मैंने शादी कर ली, लेकिन मेरा दिल, मेरा शरीर सिर्फ तुम्हारा है। मैं इस लड़की के साथ नहीं रह सकता। एक पल में मेरे चारों तरफ अंधेरा छा गया। राहुल और विकास का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं, वो एक दूसरे के प्रेमी है। माई लाइफ नाम से सेव किया हुआ नंबर किसी लड़की का नहीं, वो राहुल का था। सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। क्यों वो मुझे छूता नहीं था? क्यों वो मुझसे दूर रहता था? क्यों वो नशे में राहुल के कंधे पर सिर रखकर घर आता था? मेरी सासू माँ, ससुर जी, वो सब जानते थे। सब जानते बूझते उन्होंने एक जीती जागती लड़की की जिंदगी की बलि चढ़ा दी, सिर्फ समाज की नजरों में अपनी इज्जत बचाने के लिए। वो चाहते थे कि बेटे की शादी करा देंगे तो शायद बेटे का शौक बदल जाएगा। मैं उनके इस प्रयोग की बस एक गिनी पिग थी। मेरा सिर चकरा रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मेरे अंदर से एक अजीब सी ताकत जागी। मैं चिल्लाई, छी, आप लोग इंसान हैं? आप जानते थे कि आपका बेटा समलैंगिक है, फिर भी आपने मेरी जिंदगी ऐसे बर्बाद कर दी। मेरी दीदी ने आप पर भरोसा करके मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था और आपने मेरे साथ ये धोखा किया। मेरी सासू माँ अपनी आदत के मुताबिक शेरनी की तरह मुझ पर झपटी। जुबान संभाल कर बात कर, मेरे बेटे को बदनाम करेगी तो जुबान खींच लूंगी। तू औरत के तौर पर फेल है, इसलिए ये झूठी कहानियां बना रही है। मैंने कहा, कहानी मैं नहीं बना रही माँ जी, कहानी आपने रची है। मैंने सब देख लिया है, सब सुन लिया है। मैं आज ही सबको सच बताऊंगी, आप सबका मुखौटा उतार कर रख दूंगी। ये कहते ही विकास मेरी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में अब वो शराफत नहीं थी, वहां खून सवार था। उसने मेरा हाथ मरोड़ दिया। मैं दर्द से चीख पड़ी और ठीक तभी मेरा जी मिचलाया, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक अंधेरे सीलन भरे कमरे में पाया। वो घर का स्टोर रूम था। हाथ पैर हिलाने की ताकत नहीं थी। बाद में मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूं। उस एक रात के मिलन से मेरे गर्भ में बच्चा आ गया था, लेकिन ये खुशखबरी मेरे लिए शाप बन गई। मेरे ससुराल वालों को जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो उन्होंने नई साजिश रची। विकास ने आकर मुझसे कहा, सुन, तू अब इसी कमरे में रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि तू कहाँ है। तेरे पेट में जो बच्चा है उसके पैदा होने तक तुझे जिंदा रखेंगे, क्योंकि ये बच्चा मेरे और राहुल के रिश्ते का ढाल बनेगा। दुनिया जानेगी कि मैं बाप बन गया हूँ, मेरी मर्दानगी पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, और बच्चा होने के बाद तुझे दुनिया से हटा देंगे। हम कह देंगे कि डिलीवरी के समय तू मर गई। मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि इंसान इतना गिर सकता है। मैंने कहा, तुम लोग मुझे मार डालोगे, लेकिन मेरी दीदी मुझे ढूंढ ही लेंगी। विकास शैतानी हंसी हंसा और बोला, तेरी दीदी तुझे ढूंढने आएगी तो देखेगी तू है ही नहीं, और तू चिल्ला न सके, इसका इंतजाम भी हमने कर दिया है। इसके बाद शुरू हुआ मुझ पर जुल्म का वो दौर। मैं पेट से थी, मेरे शरीर को खाने की देखभाल की जरूरत थी, लेकिन वो मुझे दिन दिन भर भूखा रखते। और सबसे भयानक बात थी इंजेक्शन। राहुल कहीं से कुछ भारी डोज वाले नशीले इंजेक्शन लाता था। विकास और मेरी सास मिलकर जबरदस्ती मुझे वो इंजेक्शन देते थे। इंजेक्शन लगते ही मैं नशे में चली जाती, मेरा शरीर सुन्न हो जाता, मैं बोल नहीं पाती थी, चीख नहीं पाती थी। दिन ब दिन, रात ब रात मैं उस काल कोठरी में बंद थी। मेरा फोन छीन लिया गया था। मुझे पता नहीं चलता था कि बाहर दिन है या रात। मेरे पेट का बच्चा हिलता था और मैं फूट फूट कर रोती थी। मुझे महसूस होता था कि मेरा बच्चा भी तड़प रहा है। वो जहरीले इंजेक्शन मेरे फूल से बच्चे को धीरे धीरे मार रहे थे। मैं भगवान से बस एक ही दुआ मांगती, मेरी दीदी को भेज दो भगवान, मुझे बचा लो। करीब 1 महीना बीत गया। दीदी से मेरा कोई संपर्क नहीं था। दीदी जरूर पागल हो रही होंगी। मेरी दीदी बेवकूफ नहीं थी, वो समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ जरूर है। एक दिन दोपहर में मैं नशे की हालत में थी, तभी बाहर शोर सुनाई दिया। लगा जैसे दीदी की आवाज है। मैंने अपने शरीर की सारी ताकत बटोरी और चिल्लाने की कोशिश की, दीदी दीदी,
लेकिन मेरे गले से सिर्फ घुरघुराहट निकली। इंजेक्शन के असर से मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी। सास और विकास ने जल्दी जल्दी मुझे स्टोर रूम से निकालकर बेडरूम में ले जाकर लिटा दिया। मेरे ऊपर चादर डाल दी और कमरे में अंधेरा कर दिया ताकि दीदी मेरी हालत ठीक से देख ना पाए। दीदी कमरे में दाखिल हुई। मैंने धुंधली आंखों से दीदी को देखा। दीदी मेरे पास आई और मेरे माथे पर हाथ रखा। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? फोन क्यों नहीं उठाती और इतनी सूख क्यों गई है? सासू माँ ने तुरंत बहाना बनाया, अरे समधन जी क्या बताएं, ये तो पेट से है ना, इसलिए शरीर बहुत कमजोर हो गया है। डॉक्टर ने पूरा आराम करने को कहा है, इसलिए फोन इसके हाथ में नहीं देते। दीदी मेरे चेहरे को देख रही थी। मैंने दीदी की आंखों में देखा। मैं बोल नहीं पा रही थी, लेकिन मेरी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। मैंने दीदी का हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया। दीदी ने मेरे हाथ के उस स्पर्श से सब समझ लिया। बहनें तो ऐसी ही होती हैं, बिना कहे दिल की बात जान लेती हैं। दीदी समझ गईं कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में हूं। दीदी ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, बस बोली, अच्छा इसे आराम करने दीजिए, मैं कल फिर आऊंगी। सासू माँ ने राहत की सांस ली, लेकिन दीदी घर नहीं गई। दीदी सीधे पुलिस थाने गई। दीदी का दिल गवाही दे चुका था कि उनकी बहन की जान खतरे में है। अगले दिन सुबह जब पुलिस के साथ दीदी ने मेरे ससुराल में छापा मारा तो घर वालों के होश उड़ गए। पुलिस ने सीधे कमरे में घुसकर मुझे छुड़ाया। मैं उस वक्त लगभग मरी हुई हालत में थी। मुझे उठाकर एम्बुलेंस में डाला गया। विकास, राहुल, सास और ससुर सबको पुलिस घसीटते हुए ले गई। अस्पताल में होश आने पर मैं दीदी के गले लगकर पागलों की तरह रोई। दीदी भी रो रही थी। मैंने दीदी को सब सच बताया, विकास का सच, उनका धोखा, मुझे कैद करके रखना। पुलिस ने मेरा बयान लिया। डॉक्टरों ने जांच करके बताया कि मेरे शरीर में बहुत दिनों से हेवी डोज के नशीले इंजेक्शन दिए जा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगना अभी बाकी था। डॉक्टर आकर दीदी को धीमी आवाज में कुछ कहा। दीदी का चेहरा पीला पड़ गया। दीदी मेरे पास आई, मेरा हाथ थामकर रोती हुई आवाज में बोली, बहन तू जिंदा वापस आ गई यही बहुत है। लेकिन बहन हम तेरे बच्चे को नहीं बचा सके, पेट में ही वो। दीदी की बात पूरी नहीं हो पाई। मैं चीखना चाहती थी लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। मेरा कलेजा फट रहा था। उन दरिंदों ने मेरे बच्चे को मार डाला। वो इंजेक्शन मेरे अनजाने में ही मेरे बच्चे की मौत का कारण बन गए थे। मैं माँ होकर भी अपने बच्चे को नहीं बचा सकी। आज मैं दीदी के पास ही रहती हूँ। मेरे ससुराल के सभी लोग जेल में हैं। विकास और राहुल का गंदा खेल, मेरी सास की क्रूरता, सब अदालत में साबित हो चुका है। लेकिन मेरा जो नुकसान होना था वो तो हो गया। मैंने अपना बच्चा खोया, अपना विश्वास खोया, अपनी जवानी के दिन खोए। कई रातें मैं सो नहीं पाती, बुरे सपने आते हैं। विकास हाथ में इंजेक्शन लिए खड़ा है और सासू माँ हंस रही हैं। डर के मारे पसीने से भीग जाती हूँ। तब दीदी मुझे अपनी छाती से लगा लेती हैं, कहती हैं, डर मत गुड़िया, मैं हूं ना। मैंने फैसला किया है कि अब मैं कभी शादी नहीं करूंगी। शादी के नाम पर जो जुआ मेरे साथ खेला गया, उसके बाद किसी पुरुष पर भरोसा करना मेरे लिए नामुमकिन है। समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी अपराध नहीं है, वो कुदरती है। अगर विकास गे था तो मुझे उससे नफरत नहीं होती, लेकिन अगर वो शादी से पहले सच बता देता तो शायद मेरी जिंदगी यूं बर्बाद नहीं होती। एक लड़की की जिंदगी से खिलवाड़ करने का हक उसे किसने दिया? सिर्फ समाज के डर से एक झूठे रिश्ते का नाटक रचकर उसने मुझे और मेरे अजन्मे बच्चे को मार डाला। इसकी कोई माफी नहीं है। अब मैं खुद को समेट रही हूँ। दीदी के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ। उनके खिलखिलाते चेहरे देखकर मुझे मेरे खोए हुए बच्चे की याद आती है। वो भी तो मेरे बच्चे जैसे ही हैं। मैंने तय किया है कि बाकी जिंदगी इन बच्चों और दीदी की सेवा में ही गुजार दूंगी। दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, जागरूक बने। शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, दो परिवारों का बंधन है। किसी की बाहरी चमक धमक देखकर फैसला न करें। इंसान को परख कर ही रिश्ता जोड़ें। और अगर कभी देखें कि अन्याय हो रहा है तो चुप न रहें, आवाज उठाएं, ताकि मेरी तरह किसी और बहन को झूठ की बलि न चढ़ना पड़े। आज यहीं अपनी बात खत्म करती हूँ। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि इस जले हुए मन को थोड़ी शांति मिले। अपना ख्याल रखिएगा।